नाउ एक शिप था जिसका नाम है HMS बीगल, ठीक है, जो डार्विन है, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने जब ट्रैवल किया था, जब इन्होंने सी वॉयज की थी, ठीक है, समुद्री यात्रा, तो किस में बैठ के की थी उन्होंने? HMS बीगल में। ये शिप का नाम है, ठीक है, लिख लेना शिप नेम। अब जब डार्विन ने ऑब्जर्व किया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग आइलैंड पर जाकर, तो उन्होंने ये देखा कि भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर एक किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो उस पॉपुलेशन के हर एक व्यक्ति में एक एबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो हर एक पॉपुलेशन का हर एक ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तो पॉपुलेशन क्यों कांस्टेंट है, क्यों स्टेबल है, कैसे है, तो उसे ये पता चला। एक टर्म है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्दी होते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दी थी वो उन्होंने किसके ऊपर दी थी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस के ऊपर। फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट जिन्होंने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था और कैसे। तो उन साइंटिस्ट का नाम है थॉमस माल्थस। अब उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया था? इन्होंने एक ऐसे लिखा था पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, ऐसे। तो इन्होंने ये बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है तो वो बढ़ती जा रही है, पर फिर भी वो स्टेबल हो जाती है। ऐसा क्यों? तो फिर बाद में पता चला कि कंपटीशन होता है, क्योंकि सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, सॉरी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका फूड सेम होगा, उनकी मेटिंग सेम होगी, मीन्स उनके बीच में फूड के लिए भी लड़ाई होगी, सेक्स के लिए लड़ाई होगी, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए भी होगी। तो जब कंपटीशन होगा तो उनमें जो सुपीरियर होगा वो सर्वाइव करेगा और बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो फूड रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो जब कंपटीशन होता है तो जो सुपीरियर प्रोजानी है वो सर्वाइव करेगी, जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है वो सर्वाइव करेंगे और बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो थॉमस माल्थस थे, ऐसे लिखा था पॉपुलेशन के ऊपर, उससे डार्विन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पैलेंटोट्रॉफी क्या होता है। जो पैलेंटोलॉजी उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फिर जो एविडेंस जो हमें मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब यहाँ पर जो हमने स्टडी की है वो क्यों की है, ठीक है, फॉसिल्स का मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स रह जाते हैं उसी को हम फॉसिल्स कहते हैं। अब ये किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है? अब ये फॉसिल्स ही हमारी हेल्प करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट किया करते थे वो कितने समय पहले एग्जिस्ट किया करते थे और उनका जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो कैसे था या कैसे दिखता था। अब हमें इस तरीके से अगर स्टडी करना हो तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? फॉसिल्स का यूज़ करना पड़ता है। अब इसी के बेसिस पर जो ऑर्गन्स है उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है। एक होता है होमोलॉगस ऑर्गन और एक होता है एनालॉगस हार्मोन। तो जब भी आप होमोलॉगस और एनालॉगस में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे देंगे और पूछेंगे किस तरीके से ऑर्गन रिप्रेजेंट करेगा। तो जो होमोलॉगस ऑर्गन्स है उसके अंदर कहते हैं सेम स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट फंक्शंस डिफरेंट, ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, वो होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनके फंक्शंस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट होता है एनालॉगस ऑर्गन्स के अंदर, उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है और ओरिजिन और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एनालॉगस के अंदर फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होता है। अब अगर हम होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है इसका एग्जाम्पल। 4 लिम्स ऑफ बैट और मैन, ठीक है, और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। एनालॉगस के एग्जाम्पल के बारे में बात करें अगर हम, देखो होमोलॉगस के अंदर यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है 4 लिम्स ऑफ बैट एंड चीता, ठीक है, मतलब जो चीता मतलब जो बैट का जो 4 लिम्स है और जो चीता का जो 4 लिम्ब है वो सेम है, ठीक है, और मैन का भी सेम है, लेकिन इन तीनों के जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब चीता जो अपने 4 लिम्स है वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ करता है, ठीक है, बैट तो कोई डिफरेंट चीज़ के लिए यूज़ करेगा, मैन डिफरेंट चीज़, तो इनके जो फंक्शन हुए वो क्या हुए? वो डिफरेंट हुए। फिर जैसे दूसरे एग्जाम्पल हम देखें तो वर्टिब्रेट है, हार्ट है, ब्रेन है, ठीक है, थॉर्न्स ऑफ टेंड्रिल्स ऑफ बोगनबेरीज,
ठीक है, इस तरीके से काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के आपकी बुक के अंदर। तो इनके जो फंक्शंस है वो वेरी कर सकते हैं। अब जैसे थॉर्न्स हो गए, ठीक है, तो थॉर्न्स तो कांटे होते हैं और टेंड्रिल्स मतलब बेल चढ़ती है जो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो दोनों के स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन वो फंक्शंस जो है वो उनके क्या है, डिफरेंट है। अब हम एनालॉगस के बारे में देख लेते हैं। इनके क्या है, फंक्शंस सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन है वो डिफरेंट है। इसमें हम ले सकते हैं आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन। मैन का मतलब ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं हम। सेकेंड आप ले सकते हो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। अब इन दोनों में फंक्शन तो सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अब साथ में हम देखें स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। दोनों का जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड है। ये दोनों ही फूड को स्टोर करने में काम करते हैं, लेकिन जो स्वीट पोटैटो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, वो रूट की मॉडिफिकेशन है, और जो पोटैटो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इस तरीके से स्ट्रक्चर दोनों के अलग हुआ है लेकिन फंक्शन सेम है। तो इन सारे रीजंस की वजह से हमने इनको एनालॉगस कैटेगरी के अंदर डाला है। अब देखो 1850s तक जब तक कोई भी इंडस्ट्री नहीं आई थी, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब हम कब की बात कर रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था, 1850 की बात हो रही है ये। उस समय क्या था, बिल्कुल इन्वायरमेंट एकदम क्लीन था, वातावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा था, ट्रीज़ बिल्कुल क्लीन हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि कोई पोल्यूशन ही नहीं था उस समय। तो जब ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं होता है तो ऐसी जगहों पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, और ट्रीज़ का जो अपीयरेंस है वो काफ़ी लाइट और हल्का हुआ करता था। तो ऐसे में जो मॉथ है, बटरफ्लाई जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट हुआ करते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइट और एक होता है डार्क। अब इसको आप वाइट मॉथ भी कह सकते हो और कई जगह पे इसको ब्लैक मॉथ भी बोला जाता है। तो जिस समय पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल लाइट कलर का होगा, अगर उसी सेम बैकग्राउंड में लाइट कलर के ही मॉथ बैठे हुए होंगे तो जो शिकारी, जो प्रेडेटर है, वो आसानी से देख नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए कि ये वाइट पेज है, अगर मैं इसमें वाइट ही पेन से लिखूंगी तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जब लाइट मॉथ जब इन्वायरमेंट के अंदर बैठा करते थे तो वो प्रेडेटर को दिखते ही नहीं थे, शिकारियों को दिखते ही नहीं थे। डार्क कलर के मॉथ के ऊपर उनकी नज़र जाती थी, तो उससे क्या हुआ कि जो ये डार्क कलर की जो मॉथ है उनकी पॉपुलेशन कम होती गई। फिर देखो सभी का दिन आता है तो इनका भी दिन आया हुआ यूँ कि जब 1920 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो चुकी थी, तो इसको हम बोल सकते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तब इतना पॉल्यूशन क्रिएट हो गया तो फिर जो सारे ट्रीज़ थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। तो फिर ये जो मॉथ थे ये डार्क कलर के अपीयर होने लग गए। तो जो डार्क विंग वाले जो मॉथ थे, सेम बैकग्राउंड में अपने आप को हाइड कर लिया, लेकिन जो लाइट विंग वाले जो मॉथ थे उनकी पॉपुलेशन क्या होती गई, डिक्रीज़ होती गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इतना गंदा बैकग्राउंड है, डार्क बैकग्राउंड है, पॉल्यूटेड बैकग्राउंड है, तो इसीलिए जो वो वाइट कलर की जो मौत है वो प्रेडेटर्स को अलग से ही नज़र आने लग गए। तो प्रेडेटर्स ने इस बार क्या किया, जो लाइट विंग्स वाले जो मौत थे उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दी। एज अ रिजल्ट उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती गई। तो ये कहाँ पर हो रहा था, ये ऐसी जगह पे, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा शहर नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे एरिया में ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही थी। जैसे रूरल एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पर अभी भी इनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन हो रही है। तो अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। तो उन्होंने क्या करा कि जो केमिकल था उसको सिंथेसाइज करना स्टार्ट किया, जो कि डार्क विंग वाले मॉथ के अंदर प्रेजेंट थी, और उस पिगमेंट को कहते हैं मेलानिन पिगमेंट। देखिए जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन। ठीक है, ये मैंने भी आपको ये जो समझाया है वो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये एक डार्क कलर का है मॉथ और एक वाइट कलर का है, मतलब एक लाइट है और एक डार्क है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा था कि जो डार्क कलर की जो मॉथ था उसके पास में जो मेलानिन पिगमेंट थी, उसके कारण वो अपने आप को डार्क वाली बैकग्राउंड में बचा लेता था। तो जो अपने आप को नेचर के हिसाब से एडजस्ट करेगा तो वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो मेलानिन पिगमेंट है उसमें जो लाइट विंग वाले जो मॉथ्स थे उन्होंने एडजस्ट कर लिया या सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया, और इस वजह से नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया। तो अगर हम इनके साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो जो डार्क वाला का मॉथ जो है उसका नाम है बिस्टन बिटुलेरिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है बिस्टन बिटुलेरिया कार्बोनेला। ठीक है, ये जो कार्बोनेला है वो किसके लिए है, ये है डार्क विंग वाले मॉथ के लिए। और जो लाइट है उसको कहा जाता है बिस्टन बिटुलेरिया टिपिका। ठीक है, यहाँ पर आई है, बुक में आपको स्पेलिंग मिल जाएगी इसकी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये होता है कि लाइफ में जो ओरिजिन होता जा रहा है न्यू ऑर्गेनिजम्स, या वो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अपने आप को एडप्ट कर रहे हैं, उस एबिलिटी के अंदर ह्यूमन का क्या रोल है।
तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का क्या मतलब है कि किस तरीके से इंसान या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स को हमने क्यों यूज़ किया था? ताकि हम क्रॉप्स को कीड़े मकोड़ों से बचा सकें। तो हमने डीडीटी का यूज़ करना स्टार्ट किया। डीडीटी को क्या करते हैं, हम स्प्रे कर देते हैं पूरी क्रॉप के ऊपर, ताकि जो भी इंसेक्ट है, जो भी छोटे छोटे कीड़े हैं, उनसे अपनी क्रॉप को बचा सकें। तो इनिशियली क्या हुआ कि मान लो हमने डीडीटी को स्प्रे किया, टोटल कितने इंसेक्ट्स थे? 10 इंसेक्ट्स थे। उसमें से 7 मर गए और 3 जो हैं वो सर्वाइव कर गए। अब हो सकता है इन 3 के अंदर कोई ऐसा केमिकल हो या कोई ऐसा डिफरेंस हो जिसने उन्होंने सर्वाइव करने की एबिलिटी दे दी। अब ये जो 3 इंसेक्ट्स बचे थे, ये क्या करेंगे? वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इनके रिप्रोड्यूस करने पर जो न्यू प्रोजेनी आएगी, तो उसके अंदर कौन सा फीचर होगा? रेजिस्टेंस टू डीडीटी, मतलब वो डीडीटी के साथ रेजिस्टेंस कर सकता है। तो एज अ रिजल्ट आफ्टर सर्टेन जनरेशन उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होगा, और वो फीचर होगा रेजिस्टेंस ऑफ डीडीटी। ये इंसानों की वजह से हुआ, ह्यूमन के एक्सेसिव यूज़ ऑफ डीडीटी की वजह से हुआ कि उनके अंदर क्या हुआ? इवोल्यूशन हो गया। इस तरीके की इंसेक्ट की फॉर्मेशन होने लग गई जिसके अंदर डीडीटी से रेजिस्टेंस था। इसके अलावा हम जो माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स भी लिख सकते हो। हम इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस में। अब हम बात करें साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है लेमार्क। उन्होंने ये बोला कि जो थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ है, मतलब हम जिस ऑर्गन का, जिस बॉडी के पार्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आगे चलकर इवॉल्व होता है, यानी कि उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन हम हमारी बॉडी के किसी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिजनरेट हो जाता है। अब इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था? जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने ये बोला था जिराफ की जो नेक होती है, वो जो इलोंगेटेड होती है, वो एक हेरिटेबल कैरेक्टर है जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट किया जाता है। उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसी एक कहानी है। इनिशियली जितने भी जिराफ थे वो चरा करते थे, जैसे गाय या भैंस चरती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब फूड की कमी हो गई, या मतलब उनको सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे वो, तो जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे उन्होंने अपनी मतलब जो गर्दन है, जो उनकी नेक है, उसको लीफ को प्लग करने के लिए नेक को ऊपर करना शुरू किया, मतलब नेक पर प्रेशर लगाया उन्होंने। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बार बार जिराफ जब अपनी गर्दन को ऊपर करके जब लीफ को प्लग करने की कोशिश करता था या तोड़ा करते थे, तो उसके बाद मान लो 10, 20, 40, 60 यानी कि जितनी भी जो जनरेशन थी इसके बाद, तो जो न्यू जिराफ आया, जो प्रोजेनी आई, उसके अंदर जो नेक थी वो ऑलरेडी इलोंगेटेड थी। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, उसमें इन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया था। तो इन्होंने ये बताया था कि यूज़ एंड डिसयूज़ का जिराफ बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि उसने क्या करा, अपनी नेक को यूज़ किया, और उसके बाद में आफ्टर जनरेशन के बाद में एक न्यू जिराफ आया जिसकी जो नेक थी वो क्या थी? इलोंगेटेड थी। और उसके बाद से आज के टाइम पे हम जो भी जिराफ देख रहे हैं उसकी जो नेक है वो क्या है? इलोंगेटेड है। एक्चुअली में उनके अंदर जीन्स इतने डेवलप हो गए कि जो जितने भी जिराफ थे उसके बाद में जो भी आया उनकी जनरेशन के बाद में, वो सारे क्या है, उनकी नेक में इलोंगेटेड नेक आई उनकी। आपको ये याद रखना है कि वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर हमने बात की लेमार्क के बारे में, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़।